Hello everyone, welcome to LegalEdge tutorials. My name is Shubham Upadhyay and I am the subject matter expert for legal reasoning. So guys, as you all know that SLAT is right around the corner and SLAT में कुछ questions आते हैं related to static legal GK and कुछ questions आते हैं related to current legal GK. So here I am with some static legal GK questions. आज हम पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे क्योंकि दे आर हॉट फेवरेट टॉपिक फॉर एनी स्टैटिक लीगल जीके. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद ऑल द क्वेश्चंस. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एनफोर्स्ड ऑन. फॉर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज सी, 26th of January 1950. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्समेंट में आया in the year 1950 on 26th of January, which is celebrated as the Republic Day of India. ये ध्यान में रखने वाली चीज है कि आप लोगों को स्टैटिक लीगल नॉलेज के हिसाब से प्रीएम्बल पढ़ना काफी जरूरी है या प्रीएम्बल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए. Also, you must remember that preamble provides that in our Constituent Assembly on this 26th day of November 1949 we have adopted and enacted and given to ourselves this Constitution of India. So ध्यान में रखिएगा कि जब adoptment या फिर adoption या enactment की बात आती है तो the date is 26th of November 1949, which is celebrated as the Constitution Day of India. Coming to the next question. Which of the following bodies should an Indian citizen approach for securing his fundamental rights of personal freedom guaranteed by the Indian Constitution? And the right answer is A, the Supreme Court or the High Court. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पे हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का प्रोविजन है. सो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर बेसिकली अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट एंड दीज आर एनफोर्स्ड in the judiciary via the Supreme Court and the High Court. आप लोग फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि what are the governing articles और the governing provisions जहां पे हमें प्रोवाइड किया गया है कि हम सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में जा करके अपनी फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट्स इश्यू करवा सकते हैं. चैट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which article abolishes untouchability? And the right answer for this question is option number B, Article 17. Indian Constitution का Article 17 untouchability को abolish करता है. साथ ही साथ ये तीन आर्टिकल्स का ट्रायो है. Article 17, Article 18 and Article 19. Article 17 talks about untouchability, Article 18 talks about abolition of title, and Article 19 talks about all the freedoms, freedom of speech and expression, movement, and other such rights. So, which article abolishes untouchability? That is Article 17. Coming to the next question. The Constituent Assembly members were, and the right answer is D. They were elected by the members of the provincial assemblies. यानी कि जिस असेंबली का काम था कि वो हमारे लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप करे, हमारे लिए एक प्रॉपर गवर्नेंस सिस्टम को डेवलप करे, उसके मेंबर्स को इलेक्ट किया गया था वाया प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शंस. फाइन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेजेंट मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोक सभा इज, एंड द राइट आंसर इज 550. लोकसभा की पहले मैक्सिमम स्ट्रेंथ थी 552, जिसमें से 530 वर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट, 20 वर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज, प्लस 2 वर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एंग्लो इंडियंस. बट 126th अमेंडमेंट बिल के थ्रू ये प्रपोज किया गया कि एंग्लो इंडियंस के रिजर्वेशन को हटाया जाए, यानी एंग्लो इंडियन के रादर रिप्रेजेंटेशन को हटाया जाए. सो अर्लियर इट वाज 552, बट नाउ द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोक सभा इज 550. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द राइट टू इक्वालिटी प्रोवाइड्स एवरी सिटीजन इक्वालिटी बिफोर लॉ अंडर, and the right answer is
आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी पर्सन को ये राइट प्रोवाइड करता है दैट द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। तो आर्टिकल 14 के थ्रू इक्वालिटी बिफोर लॉ को भी प्रोटेक्ट किया गया है एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को भी सिक्योर किया गया है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 12 में क्या दिया हुआ है, इसे आप कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके बताइएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग वुड एन ऑर्डिनेंस इशूड बाय द प्रेसिडेंट ऑपरेट आफ्टर रीअसेंबली ऑफ द पार्लियामेंट? एंड द आंसर इज डी, 6 वीक्स। अगर प्रेसिडेंट ने कोई भी एक ऑर्डिनेंस पास किया है तो फिर वो पार्लियामेंट की रीअसेंबली से कितने दिनों तक ऑपरेटिव रहता है? सो द आंसर फॉर दैट इज 6 वीक्स। ऑल्सो गाइज यू हैव टू रिमेंबर दैट प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है अंडर आर्टिकल 123 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वहीं गवर्नर के पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है अंडर आर्टिकल 213 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a fundamental right? And the right answer to this question is option number C, right to property। जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे 44th अमेंडमेंट के बाद आर्टिकल 19(1)(f) में से राइट टू प्रॉपर्टी को उठा करके रख दिया गया था अंडर आर्टिकल 300A। सो नाउ राइट टू प्रॉपर्टी ऑल्दो इज अ राइट, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है, बट इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 19(1)(f) से इसे हटा दिया गया था वाया 44th कॉन्स्टिट्यूशन। माय क्वेश्चन टू यू गाइज इज 44th कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऐड हुआ था। व्हाट वाज दैट पार्ट एंड व्हाट वाज दैट पार्ट अबाउट? फटाफट से चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए। अ हिंट फॉर यू गाइज इज कि वो पार्ट जो ऐड किया गया था 44th अमेंडमेंट के थ्रू वो हम लोगों ने रशिया या यूएसएसआर से पिक किया था। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? एंड द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 395। ध्यान रखिएगा देयर आर 395 numbered articles in the Indian Constitution. Coming to the next question, which of the following clearly proclaims that India is a secular state? कौन सा प्रोविजन ये बताता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक सेक्युलर स्टेट है? एंड द राइट आंसर इज प्रियम्बल। जब हम प्रियम्बल रीड करते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सेक्युलर का मतलब होता है द स्टेट विल हैव नो रिलीजन या द स्टेट विल प्रमोट नो रिलीजन। किसी भी तरीके से स्टेट जो होगा वो किसी भी रिलीजन को सपोर्ट या प्रमोट नहीं करेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ सेक्युलर स्टेट। फाइन, यहां पे डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक का जो हमें हमारे प्रियम्बल में ये दो वर्ड्स मिलते हैं, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, व्हाट इज द मीनिंग और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, इसे आप मुझे कमेंट में टाइप करके बताइएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोरम रिक्वायर्ड इन द राज्य सभा इज ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स? एंड द राइट आंसर इज 25। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोरम 1/10 ऑफ मेंबर्स से बनता है, तो राज्यसभा में टोटल 250 मेंबर्स। 250 मेंबर्स का जब हम 1/10 निकालते हैं, सो द कोरम इज ऑफ 25 मेंबर्स। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन पुलिस कस्टडी हैज टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन हाउ मेनी आवर्स? एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 24 आवर्स। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22 इस राइट को सिक्योर करता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है पुलिस द्वारा, तो पुलिस को उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, प्रोड्यूस करना होगा बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 22 विद इन 24 आवर्स। आप लोग मुझे चैट बॉक्स में या रादर कमेंट बॉक्स में ये टाइप करके बताइए कि जब हम बात करते हैं एक रिट की, विच मीन्स टू हैव द बॉडी, जो कि इस प्रोविजन से डील करता भी है, उसका यहां पे क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है, या रादर विच इज द रिट या व्हाट इज द रिट
जो कि यहां पे एप्लीकेशन में आती है फॉर आर्टिकल 22 along with that article 32 in the Indian Constitution, also for High Court in article 226. अच्छा, साथ ही साथ आप मुझे यह भी बता सकते हैं कि आर्टिकल 222 जो है वो कौन से डिटेंशन के बारे में बात करता है? What kind of detention does the article 22 talks about? Coming to the next question, disagreement between two houses of our parliament is finally resolved through, and the answer is joint session. अगर हमारे दोनों हाउसेस के बीच में कोई डिसएग्रीमेंट होता है रिगार्डिंग एनी बिल, तो फिर उसको कैसे रिजॉल्व किया जाता है? वाया अ जॉइंट सेशन, अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द टू हाउसेस. माय क्वेश्चन टू यू गाइज इज, कौन है जो दोनों हाउसेस के सेशन को इन्वोक करता है? कौन है या कौन सी अथॉरिटी है जो कि दोनों ही हाउसेस के जॉइंट सेशन को बुलाता है? कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज कैन द इंडियन सिटीजनशिप बी अक्वायर्ड? इंडियन सिटीजनशिप इनमें से किस तरीके से अक्वायर की जाती है? द आंसर इज डी. Indian citizenship can be acquired via all these three methods. So there are basically 3 to 4 methods of acquiring citizenship. That is, one by birth, the second one is via naturalization, third is via descent, and fourth is via registration. तो इंडिया में अगर किसी व्यक्ति को सिटीजनशिप अक्वायर करनी है तो उसके पास ये 4 तरीके हैं. Coming to the next question, who is the chief law officer of गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या रादर यूनियन ऑफ इंडिया के लिए चीफ लॉ ऑफिसर कौन होते हैं? कौन से होते हैं वो ऑफिसर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या यूनियन ऑफ इंडिया को कोर्ट ऑफ लॉ में रिप्रेजेंट करते हैं? द आंसर इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हु इज द करेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. साथ ही साथ ये भी बताइए कि यूनियन ऑफ इंडिया के लिए तो अटॉर्नी जनरल उस मैटर को रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में. व्हाट इज द अथॉरिटी या विच इज द अथॉरिटी जो कि स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं? कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम एज फॉर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज? द मिनिमम एज ऑफ बिकमिंग अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज? द आंसर इज 25 years. 25 years is the minimum age limit for any person to become a member of the Legislative Assembly. Coming to the next question, what is the name of our country found in the Indian Constitution? Indian Constitution में हमारी कंट्री का नाम क्या दिया हुआ है? Indian Constitution का आर्टिकल 1 हमें प्रोवाइड करता है हमारी कंट्री का नाम इंडिया और भारत. So in this condition the answer has to be D. Coming to the next question, which state introduced the Panchayati Raj for the first time in India? Which state introduced Panchayati Raj system in India for the very first time? And the answer to this question is Rajasthan. Yes, राजस्थान को क्रेडिट जाता है पंचायती राज सिस्टम को हमारे इंडिया में सबसे पहले लागू करने का. यानी इंडिया में द फर्स्ट स्टेट टू अप्लाई और टू इंट्रोड्यूस द पंचायती राज सिस्टम वाज राजस्थान. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज ऑफिस इज नोन एज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स? यानी इनमें से किस ऑप्शन को या इनमें से किस को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स कहा जाता है? एंड द राइट आंसर इज सुप्रीम कोर्ट. आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के करंट चीफ जस्टिस कौन है? हु इज करेंटली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपने सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं एंड इनके डिसीजन को ही एक रेशियो डेसिडेंडी के फॉर्म में लोअर कोर्ट्स पे बाइंडिंग किया जाता है. फाइन, ध्यान रखिएगा, किसी भी जजमेंट के किसी भी डिसीजन के 2 पार्ट्स होते हैं, रेशियो डेसिडेंडी एंड ओबिटर डिक्टम. रेशियो डेसिडेंडी इज दैट पार्ट ऑफ द जजमेंट जो कि नीचे फ्लो करता है और लोअर कोर्ट्स पे बाइंडिंग माना जाता है. ओबिटर डिक्टा इज ऑन द अदर हैंड द ओपिनियन ऑफ द जजेस विच इज नॉट बाइंडिंग इन नेचर. इसे नॉट बाइंडिंग समझा जाता है.
Coming to the next question. Of the following, who is authorized to issue money from the Consolidated Fund of India? Which of the following bodies is authorized to issue money from the Consolidated Fund of India? And the right answer for this question is the Parliament. Parliament has the power to issue money from the Consolidated Fund of India. You guys can comment in the chat box. Just tell me कि Consolidated Fund of India को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से. So the next question is, under which of the following articles is the admission or creation of any new state provided? And the right answer is Article 2. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 2 में ये पावर्स प्रोवाइड की गई हैं पार्लियामेंट को फॉर द एडमिशन और क्रिएशन ऑफ एनी न्यू स्टेट. तो ये ध्यान में रखना जरूरी है कि जब भी इंडिया में कोई भी एक नया स्टेट बनाया जाएगा या नया स्टेट एडमिट किया जाएगा तो दैट विल बी वाया आर्टिकल 2. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In which case, in case of a dispute between the laws enacted by union and a state government on a particular subject contained in the concurrent list, which of the law will prevail? And the answer is B. The central law will prevail over the state law. अब basically there is a doctrine of repugnancy. Repugnancy का ये doctrine बोलता है कि मान लीजिए सेंटर ने कोई लॉ बनाया और स्टेट ने कोई लॉ बनाया और सेंटर और स्टेट के लॉज के बीच में एक टसल स्टार्ट हो गया, एक कॉन्ट्रडिक्शन स्टार्ट हो गया. तो ऐसे केस में सेंटर का लॉ, यूनियन का लॉ प्रिवेल करेगा ओवर स्टेट लॉ. सो दैट इज बेसिकली द डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी. एंड इन दिस केस यहां पे जब हम बात करेंगे किसी भी सेंट्रल लॉ की तो सेंट्रल लॉ हमेशा प्रिवेल करेगा ओवर स्टेट लॉ फॉर द मैटर्स विच वर legislated in the concurrent list by both the center and the state. Coming to the next question. Money and financial bills can originate only in, and the answer is Lok Sabha. लोक सभा में ही मनी या फाइनेंशियल बिल्स ओरिजिनेट कर सकते हैं, ना कि राज्यसभा में. ऑल्सो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि लोकसभा में आने वाले किसी भी बिल पे ये डिसाइड करने का पावर किसके पास होता है दैट द बिल इज अ मनी बिल. विच अथॉरिटी इन लोकसभा डिसाइड्स वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The first state to be formed on linguistic basis in 1953 was, and the right answer to this question is Andhra Pradesh. Andhra Pradesh was the first state to be formed in the year 1953 on linguistic basis, यानी एक लैंग्वेज के बेसिस पे आंध्र प्रदेश को क्रिएट किया गया था and the language was Telugu. So the state of Andhra Pradesh was basically formed on the basis of language and the language was Telugu. Coming to the next question. In the event of a tie, who among the following has a casting vote in the Lok Sabha? टाई होने के केसेस में कास्टिंग वोट या डिसाइडिंग वोट लोकसभा में किसके पास होता है? एंड द राइट आंसर इज स्पीकर ऑफ लोकसभा. सो जब भी एक मत टाई हो जाता है या फिर जब भी किसी भी एक बिल या किसी भी एक प्रोविजन पे देयर इज अ टाई, देयर इज अ डेडलॉक, तो फिर द डिसाइडिंग वोट इज दैट ऑफ लोकसभा. तो लोकसभा के स्पीकर डिसाइड करते हैं कि उस मैटर में क्या होगा. दैट विल बी द लास्ट एंड द फाइनल डिसाइडिंग वोट इन दैट पर्टिकुलर टाई एंड दैट वोट इज नोन एज द कास्टिंग वोट. Coming to the next question. The first session of the Lok Sabha was held on. Lok Sabha का पहला सेशन कब हुआ था? And the answer is 13th May 1952. लोक सभा
जो कि हमारे पार्लियामेंट का लोअर हाउस कहा जाता है, उसका फर्स्ट सेशन हुआ था ऑन 13th of May 1952. Coming to the next question, who was the chairman of the drafting committee of the Indian Constitution? या who was the chairman of the drafting committee of the Constitution of India? And the right answer is Dr. Bhimrao Ambedkar. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे, वो ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन थे। ड्राफ्टिंग कमिटी वो कमिटी थी जिसने हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज ड्राफ्टेड बाय द ड्राफ्टिंग कमिटी एंड हु वाज द चेयरमैन ऑफ दैट कमिटी? इट वाज डॉक्टर B.R. Ambedkar, who was also the first law minister of India. Coming to the next question, India has been described in the Constitution of India as, and the right answer is Union of India. Indian Constitution का Article 1 describe करता है इंडिया को as a union of state. Also यहां हमें दो नाम भी बताए गए हैं, इंडिया और भारत, ये हमारे लिए याद रखना जरूरी है। Coming to the next question, the presiding officer of the Lok Sabha is, the presiding officer of Lok Sabha is, and the right answer is Speaker and Deputy Speaker. Presiding officer वो ऑफिसर होता है जो किसी भी एक असेंबली को हेड करता है। तो लोकसभा के केसेस में इट इज डन बाय द स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर। राज्यसभा के केस में इट इज डन बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए यह भी कहा जाता है दैट बाय वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस, यानी एक्स ऑफिशियो, द वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यानी कि एक वाइस प्रेसिडेंट अपने ऑफिस के वर्च्यू के थ्रू राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोर्टफोलियोज अमंग द मिनिस्टर्स इज एलोकेटेड बाय, यानी मिनिस्टर्स को उनका पोर्टफोलियो कौन एलोकेट करता है? एंड द राइट आंसर इज द प्राइम मिनिस्टर। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो सारे ही मिनिस्टर्स को उनके पोर्टफोलियोज देते हैं। मतलब डिफेंस किसके पास जाएगा, फाइनेंस किसके पास जाएगा, या फिर जितने भी और पोर्टफोलियोज हो सकते हैं उसे एलोकेट करने का काम या उसको बांटने का काम कौन करता है? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टोटल ऑफ हाउ मेनी फाइनेंशियल इमरजेंसीज हैव बीन इम्पोज्ड इन इंडिया टिल डेट? इंडिया में अभी तक टोटल कितनी फाइनेंशियल इमरजेंसीज लगाई जा चुकी हैं? एंड द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 0, यानी इंडिया में अभी तक एक भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लागू की गई है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 360 डिस्कस करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के प्रोविजन से। अच्छा, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 352 डिस्कस करता है नेशनल इमरजेंसी के बारे में। आर्टिकल 356 डिस्कस करता है स्टेट इमरजेंसी के बारे में। साथ ही साथ याद रखने वाली बात यह है कि स्टेट इमरजेंसी को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा जाता है? तो याद रखिए, द स्टेट इमरजेंसी इज नोन एज फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। सो under article 356 it is the state emergency, under article 360 it is the financial emergency, and under article 352 it is the national emergency. आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि अभी तक इंडिया में कितनी बार नेशनल इमरजेंसी लागू हो चुकी है। सो स्टेट इमरजेंसीज बहुत बार लागू हुई हैं, बहुत बार इंपोज हुई हैं, बट हाउ मेनी टाइम्स हैज इंडिया फेस्ड अ नेशनल इमरजेंसी बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 352? Coming to the next question, the preamble of the Indian Constitution doesn't include which amongst the following words? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में इनमें से कौन सा वर्ड नहीं है? एंड द राइट आंसर इज ऑटोनॉमस।
क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टर्म यूज किया गया है सोवरेन, हमारे यहां पे ऑटोनॉमस वर्ड नहीं है, हमारे प्रीएम्बल में इंडिया को ऑटोनॉमस नहीं कहा गया है। जो मेन वर्ड्स हमें याद रखने होंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, और साथ साथ लिबर्टी, जस्टिस, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये वर्ड्स हम लोगों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। वैसे तो पूरा प्रीएम्बल ही बहुत जरूरी है, बट इन वर्ड्स को ध्यान में रखना हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। सो विच वर्ड इज नॉट इंक्लूडेड? इट इज ऑटोनॉमस एंड सोवरेन इज इंक्लूडेड। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 3 bodies which are part of a legislature in India या of India. Name all 3 of them. इंडियन लेजिस्लेचर में कौन सी 3 बॉडीज इंक्लूडेड मानी जाती हैं या इंक्लूडेड हैं? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द राज्यसभा एंड द लोकसभा। सो इंडियन लेजिस्लेचर या द यूनियन लेजिस्लेचर, जिसे हम पार्लियामेंट नाम देते हैं, उसमें 3 ऑफिसेज या 3 बॉडीज आती हैं। पहली बॉडी होती है राज्यसभा, दूसरी बॉडी होती है लोकसभा, एंड साथ में होता है ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो ये तीनों बॉडीज मिलकर बनाती हैं द पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द राज्यसभा विच इज ऑल्सो नोन एज द अपर हाउस, एंड द लोकसभा। ध्यान रखिएगा कि whenever you remember the articles, इसके लिए there is a trick. Article 79, 80 and 81 of the Indian Constitution talk about the Parliament, the Rajya Sabha and the Lok Sabha, जिसको हम स, र, ल भी कह सकते हैं. That is संसद, राज्य सभा and लोक सभा. Coming to the next word, या next question. Right to information is what kind of right? Right to information, as we all know, it is a statutory right. It is not a fundamental right. It is not a basic right. It is not a fundamental duty. It is a statutory right. Right to information govern किया जाता है by the RTI Act of 2005. So RTI Act 2005 right to information के बारे में बात करता है, जिसके थ्रू पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस को, पब्लिक बॉडीज को कंपेल किया जाता है टू डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन, एंड दैट इज व्हाट आरटीआई इज. आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि आरटीआई में कौन सी बॉडीज एग्जेम्प्टेड हैं जिन्हें कंपेल नहीं किया जा सकता फॉर डिस्क्लोजर ऑफ एनी इंफॉर्मेशन. यानी कि ऐसी बॉडीज, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस कौन से हैं जिन्हें आरटीआई एक्ट में एग्जेम्प्ट किया गया है. आई विल गिव यू अ हिंट गाइज, इसमें हमारी डिफेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस आती हैं. सो फटाफट से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि कौन सी ऐसी बॉडीज हैं जिनको एग्जेम्प्ट किया गया है फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ एनी इंफॉर्मेशन अंडर द आरटीआई एक्ट ऑफ 2005. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द सुप्रीम कोर्ट नाउ हैज अ सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ 34 जजेस. What was the original strength of Supreme Court of India when the Constitution came into force? The right answer to this question is 8 judges. अभी हमारे Constitution के हिसाब से हमारे सुप्रीम कोर्ट में जजेस का टोटल नंबर है 33 plus 1. So 33 are the justices and 1 is the Chief Justice of India. Guys, also remember that Chief Justice of India is considered to be first amongst equals. ध्यान रखिएगा, ये टर्म यूज किया जाता है that he is considered to be first amongst equals. Coming to the next question. On which date did the Supreme Court hold its inaugural sitting? हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने अपना पहला इनॉग्रल सिटिंग किस दिन किया था? And the date is 28th of January 1950. 28th of January 1950 के दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की पहली सिटिंग हुई थी. फेडरल कोर्ट्स को अबॉलिश कर दिया गया था एंड इट वाज द सुप्रीम कोर्ट विच हैड द फर्स्ट सिटिंग ऑन 28th of January 1950. प्रीवी काउंसिल के पास भी इसके बाद कोई पावर्स नहीं बची थी. इट वाज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विच वाज
the Karta Dharta or the Supremo of the Indian judiciary. Coming to the next question, which constitutional body has the power to amend the Constitution of India? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का पावर किस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के पास है? एंड द राइट आंसर इज द लेजिस्लेचर, यानी कि हमारा पार्लियामेंट. सो हमारा पार्लियामेंट जो है इट होल्ड्स द पावर टू अमेंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. बट डू रिमेंबर दिस गाइज दैट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और द लेजिस्लेचर, द यूनियन लेजिस्लेचर कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. The basic structure doctrine came in the case of Keshwanand Bharti versus Union of India. So ध्यान रखिएगा that the legislature has the power to amend the constitution, the parliament has the power to amend the constitution, but it cannot amend the basic structure of the Indian constitution. Basic structure का doctrine हमें किस case से introduce किया गया? By the case of Keshwanand Bharti versus state of Kerala. Coming to the next question. To which constitutional body is the Council of Ministers collectively responsible? And the answer is House of People or Lok Sabha. Council of Ministers को कहा जाता है that they are collectively responsible to the House of People or Lok Sabha, also known as the lower house of the Indian Parliament. They are collectively responsible to the lower house or to the Lok Sabha or to the House of the People. Coming to the next question, which of the following acts provided for the independence of India from the Britishers? इनमें से किस एक्ट ने इंडिया को इंडिपेंडेंस दी थी फ्रॉम द ब्रिटिशर्स? एंड द राइट आंसर इज सी, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947. सो इस एक्ट के थ्रू इंडियंस को ब्रिटिशर्स से आजादी मिली थी. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, the directive principles of state policy are given under which part of the Indian Constitution? The directive principles of state policy are given under which part of the Indian Constitution? And the right answer is part 4. So Indian Constitution's part 4 basically talks about the directive principles of state policy, जिसे हम short में DPSP भी कहते हैं. So it is pretty important to remember that part 3 of the Indian Constitution, which is the fundamental rights, which was taken from USA, has enforceability in the courts of law. But हमारे Constitution का part 4 जो है, that is the DPSP will or it does not have the enforcement of, it cannot be enforced in the court of law. That is what DPSP is. That is what Directive Principles of State Policy is. आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये टाइप करके बताइए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का सोर्स क्या है. यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी देखते हैं, जो कि डायरेक्टिव गाइडलाइंस हैं फॉर द स्टेट्स टू डिवाइज एनी स्कीम्स और पॉलिसी फॉर दैट स्टेट, इनका सोर्स क्या है. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, who was made the Prime Minister of India when Janta Party came to power in 1977, and which was also the first non-Congress Prime Minister of India, or rather who was also the first non-Congress Prime Minister of India? And the right answer to this question is Morarji Desai. Morarji Desai was the first non-Congressman to become the Prime Minister of India. इससे पहले जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स थे, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो गए, चाहे वो हमारे लाल बहादुर शास्त्री हो गए, ये सारे ही कांग्रेस के थे. बट द फर्स्ट नॉन कांग्रेसमैन टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया who did not belong to the Congress Party of India was Morarji Desai. He belonged to the Janta Party. Coming to the next question, the 42nd Amendment added fundamental duties to the Indian Constitution. Name the article and part which were added to introduce fundamental duties. And the right answer to this question is Article 51A
and Part 4A of the Indian Constitution. Also guys, आप लोग मुझे ये बताइए कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई थी वाया द 42nd अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 51A एंड पार्ट 4A, इसका सोर्स क्या है, यानी कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज को कहां से लेकर के या कहां से इसका सोर्स है जहां से इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी अमेंडेड, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल पार्लियामेंट को यह पावर देता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड किया जा सकता है. एंड द राइट आंसर इज आर्टिकल 368. Article 368 of the Indian Constitution basically gives the amending power to the Indian Constitution to the Parliament, यानी कि पार्लियामेंट को अमेंड करने की पावर्स दी जाती हैं, या रादर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर्स दी जाती हैं पार्लियामेंट को बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 368. Coming to the next question, which body has the power to call for a joint sitting of both the houses of parliament, यानी संसद के दोनों ही हाउसेस की जॉइंट सिटिंग को कॉल करने का पावर किसके पास होता है? एंड द राइट आंसर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. So whenever President of India feels that there is a need for a joint sitting of both the houses of parliament, that is Rajya Sabha and Lok Sabha, तो फिर President of India holds the authority to call for such a joint sitting. Coming to the next question, financial emergency is declared by of India and has been declared how many times in India? तो इस क्वेश्चन में हमसे यह पूछा गया है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी किसके द्वारा डिक्लेयर की जाती है या किसके द्वारा डिक्लेयर की जा सकती है और अभी तक इंडिया में कितनी बार डिक्लेयर हो चुकी है. तो एक क्वेश्चन का आंसर तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं. द आंसर इज नॉट अ सिंगल टाइम एंड द आंसर इज इट कैन बी डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के पास यह पावर है कि वो इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू कर सकते हैं. हालांकि अभी तक इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी एक भी बार लागू नहीं की गई है. ध्यान रखिएगा कि फाइनेंशियल इमरजेंसी इज अंडर आर्टिकल 360, नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 एंड स्टेट इमरजेंसी इज अंडर आर्टिकल 356. सो 352, 356 एंड 360. स्टेट इमरजेंसी को फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी भी कहा जाता है. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय, सो द मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड बाय पीपल्स रिप्रेजेंटेशन, यानी लोकसभा इलेक्शंस जो हम सुनते हैं वो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन के थ्रू सिलेक्ट किए जाते हैं, यानी लोकसभा मेंबर्स का सिलेक्शन या रादर इलेक्शन होता है पीपल्स रिप्रेजेंटेशन के थ्रू. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which constitutional amendment is also referred to as the mini constitution, यानी भारत में किए हुए इतने सारे अमेंडमेंट्स में से किस अमेंडमेंट को छोटा संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है? And the right answer is the 42nd amendment. So the 42nd amendment is known as the mini constitution as it has brought some of the very major changes in the Indian constitution. 42nd amendment के थ्रू हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में भी कुछ वर्ड्स ऐड किए गए थे. आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि which were those words which were added in the preamble of the Indian Constitution by the 42nd Amendment Act. Coming to the next question, Article 370 is related to, rather Article 370 was related to what? The right answer to this question is special status given to Jammu and Kashmir. So भाई ये लास्ट ईयर काफी ज्यादा न्यूज में भी था, एब्रोगेशन ऑफ
आर्टिकल 370 के नाम से, यानी कि जम्मू कश्मीर को दिया जाने वाला स्पेशल स्टेटस हटा लिया गया था, रिमूव कर लिया गया था बाय रिपील ऑफ और बाय स्क्रैप ऑफ और बाय एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, जो कि जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि और ऐसा कौन सा प्रोविजन था और ऐसा कौन सा आर्टिकल था जिसको कि स्क्रैप किया गया था अलोंग विद आर्टिकल 370 टू टेक बैक द स्पेशल स्टेटस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी रीजनल लैंग्वेजेस आर एनलिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस दी हुई हैं? एंड द राइट आंसर इज 22। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 8th शेड्यूल लैंग्वेजेस के बारे में बात करता है और इनमें टोटल 22 लैंग्वेजेस दी हुई हैं। ध्यान में रखने वाली चीज यह है कि हमारे लिए शेड्यूल्स में से 7th शेड्यूल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि लिस्ट के बारे में बात करता है। हमारे लिए 8th शेड्यूल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो लैंग्वेजेस के बारे में बताता है और इन पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं स्टैटिक लीगल जीके के। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चनर फॉर स्लैट, in which of the following cases Supreme Court held that fundamental rights cannot be abridged? यानी इनमें से किस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह होल्ड किया था कि फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज नहीं किया जा सकता? एंड द राइट आंसर इज आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह होल्ड किया था कि फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज नहीं किया जा सकता। फंडामेंटल राइट्स को किसी भी तरीके से वॉयलेट करने वाला कोई भी एक्ट या कोई भी लॉ पास नहीं किया जा सकता। ध्यान में रखने वाली चीज यह है कि दिस केस स्पेसिफिकली डेल्ट विद अब्रिजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। केशवानंद भारती डेल्ट विद द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। मेनका Gandhi dealt with justice, equity and fairness, and S.R. Bommai majorly dealt with, or it is famous for declaring the word secularism as one of the basic structure of the Indian Constitution. So I hope आपको ये क्वेश्चनर काफी यूजफुल लगा होगा। इनफैक्ट ये काफी यूजफुल है आप लोगों के लिए। Do comment all the questions, answers that I have asked you guys, and हम लोग मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में wherein we'll be discussing the current legal GK which is important for SLAT. So I hope आप लोगों को इस क्विज में मजा आया। Thank you so very much. Bye bye. Do subscribe to this channel. Don't forget to press the bell icon, and yes, if you found this video useful, do like it. Thank you so much. Bye bye.